हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैंने इसमें सभी चुने हुए प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया हुआ है और अप्रैल महीने के इसमें सभी आपको करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी प्रकार के मैंने प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप सभी लोग अगर अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। सभी प्रश्न में आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने के लिए प्रश्न मिल सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी इनको मिस ना कीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, आशा भोसले, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल या फिर कुमार सानू। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा भोसले को दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। अब जरा इस पुरस्कार के बारे में कुछ डिटेल हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वह 2022 से करी गई थी और पहली बार दोस्तों ये जो पुरस्कार था वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। सबसे पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था और दूसरा पुरस्कार दोस्तों अभी आशा भोसले को दिया गया है। बात करी जाए दोस्तों तो ये अवार्ड देता कौन है, तो मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और 2023 में गायिका आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो आपने इतने प्रकार के तथ्य लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन नेवी के युद्धपोत का नाम बताएं जो ऑपरेशन कावेरी में सूडान से लोगों को निकालने में इस्तेमाल हो रहा है। आपके ऑप्शन है आईएनएस कावेरी और आईएनएस सुमेधा, आईएनएस लेग और आईएनएस सुमेधा, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस मगर, आईएनएस चिल्का और आईएनएस विक्रांत। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस लेग और आईएनएस सुमेधा। दोस्तों, वो ऐसे हमारे युद्धपोत हैं इंडियन नेवी के जो कि ऑपरेशन कावेरी में सूडान से लोगों को निकालने में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग जान लेते हैं। बात क्या हो रही है दोस्तों कि सूडान में चल रहा है गृह युद्ध। दोस्तों, सूडान में गृह युद्ध चल रहा है जहां से भारतीयों को निकालने के लिए ना ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये ऑपरेशन कई ज़्यादा बार हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जैसे दोस्तों पूछा गया था हमारा ऑपरेशन दोस्त या फिर ऑपरेशन गंगा, उसी प्रकार से आप लोगों ने ऑपरेशन कावेरी ध्यान में रखना है दोस्तों कि सूडान से लोगों को निकालने में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन कावेरी और इसके लिए हमारे दो युद्धपोत आईएनएस लेग और आईएनएस सुमेधा का इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? आपके ऑप्शन है दोस्तों, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, गौरव मुंजाल या फिर अनिल अग्रवाल। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल अग्रवाल के नाम पर दोस्तों दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नाम पर दोस्तों जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा। आप लोगों ने इतने तथ्य ऐसे ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि दुनिया के 3 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है कौन कौन से। तो दोस्तों, सबसे बड़ा स्टेडियम है हमारे भारत के गुजरात राज्य में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम भी था। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है दोस्तों ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,32,000 दर्शक यहाँ पर एक बार में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और 1,24,000 दर्शक इस क्रिकेट ग्राउंड में बैठ सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो अभी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा वो होगा दोस्तों अनिल अग्रवाल स्टेडियम जो कि जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है और 75,000 दर्शकों की इसकी क्षमता होगी। दोस्तों, आप लोगों ने तीनों को ही ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 75 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का या फिर 500 रुपए का। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर पीएम मोदी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों मन की बात का जो पहला एपिसोड था वो 3 अक्टूबर 2014 को आया था, तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। और 30 अप्रैल 2023 को मन की बात जो एपिसोड आता है नरेंद्र मोदी जी का, इसके 100 एपिसोड पूरे हुए हैं और 100 एपिसोड पूरा होने पर मोदी जी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको मन की बात का पहला एपिसोड और 100वां एपिसोड आपने दोनों इसे ध्यान में रखना है। और कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, तो 100 रुपए का, आपने इसको भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाटो का 31वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है स्वीडन को, फिनलैंड को, यूक्रेन को या फिर हंगरी को। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड को दोस्तों नाटो का 31वां सदस्य देश बनाया गया है। अब दोस्तों बात आई है नाटो की, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की हमारी फुल फॉर्म है। नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में स्टोल्टनबर्ग हैं। आप लोगों ने इतने तथ्य नाटो से भी ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व मलेरिया दिवस 2023 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 2023 दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया गया है और प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस बार दोस्तों जो 2023 में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों इसकी थीम रखी गई है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान रखना है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इस बार 2023 में मलेरिया दिवस की थीम रही थी हमारी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। ये मलेरिया दिवस दोस्तों मनाने की शुरुआत वर्ष 2007 से WHO के द्वारा करी गई थी। आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात आ गई है WHO की, तो दोस्तों WHO की जो स्थापना थी वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपने इतने प्रश्न यहां से भी ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे स्पेसएक्स कंपनी ने लॉन्च किया था और वह 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया था। दोस्तों स्पेसएक्स कंपनी वही है जो एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसने एक ताकतवर रॉकेट बनाया था जिसको इन्होंने लॉन्च करा था, लेकिन यह रॉकेट 30 किलोमीटर ऊपर जाकर ही विस्फोट हो गया था। तो दोस्तों इस रॉकेट का नाम आप लोगों ने बताना है। आपके ऑप्शन है फाल्कन हेवी, LMV-3, स्टारशिप या फिर डेल्टा 4। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टारशिप जो रॉकेट था दोस्तों वह बनाया गया था स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा और वह 30 किलोमीटर ऊपर जाकर के एक्सप्लोड हो गया था। स्टारशिप नामक दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट दोस्तों स्पेसएक्स कंपनी ने 20 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था। तो दोस्तों आपने डेट भी ध्यान में रखनी है और ये रॉकेट 30 किलोमीटर ऊपर जाकर के विस्फोट हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। UNFPA की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है दोस्तों चीन, भारत, ब्राजील या फिर USA। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों अब दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। UNFPA की रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023, इस रिपोर्ट का नाम था दोस्तों। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन गया है चीन को पछाड़कर। अब दोस्तों UNFPA इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों UNFPA की, क्योंकि दोस्तों इसने रिपोर्ट जारी करी है। तो दोस्तों अभी ये हाईलाइटेड है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी रिपोर्ट का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023, UNFPA की रिपोर्ट का नाम था। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है हमारा, वह अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अप्रैल 2023 में दोस्तों भारत की जो जनसंख्या थी वो 142 करोड़ 86 लाख है। वहीं चीन की जनसंख्या दोस्तों 142 करोड़ 57 लाख है। लगभग दोस्तों 29-30 लाख का अंतर आ चुका है। चीन की जनसंख्या 30 लाख लगभग कम है भारत की जनसंख्या से। तो आपने ध्यान रखना है जरूर इसे कि भारत अब विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया था? आपके ऑप्शन है रालोद,
तृणमूल कांग्रेस, आप यानी कि आम आदमी पार्टी, या फिर राजद। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप यानी कि आम आदमी पार्टी को दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है अप्रैल 2023 में। लेकिन दोस्तों कुछ अलग और भी इसमें कुछ घटित हुआ है, तो उसको भी देखते हुए चलते हैं। हुआ क्या है दोस्तों कि अप्रैल 2023 से पहले तक हमारे देश में 8 नेशनल पार्टियां थी, यानी कि 8 राष्ट्रीय दल थे। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या करा, 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया। अब दोस्तों 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया तो कितनी पार्टियां रह गई, फिर 5 पार्टियां रह गई थी। लेकिन जो निर्वाचन आयोग था इसने एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, और इस प्रकार हमारे वर्तमान में नेशनल पार्टी की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, 6 हो गई है। किन पार्टियों को दोस्तों दर्जा छीना गया उनके बारे में देख लेते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का एक दर्जा छीना गया है। बाकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का दर्जा छीना गया है दोस्तों, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई का भी दर्जा, इन 3 पार्टियों को दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। और किस एक राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है दोस्तों, तो आम आदमी पार्टी को दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अप्रैल 2023 में दिया गया है। और वर्तमान में नेशनल पार्टियों की संख्या 6 हो गई है। आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर मिलने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 यानी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताएं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, अशोक कुमार सिंह, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, धीरेन्द्र शर्मा, या फिर वासुदेव श्रीवास्तव। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी तथ्य हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव यानी CR राव को दिया गया है। और ये है कौन दोस्तों, तो यह भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद हैं। तो आप लोगों ने जिनके बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, ये वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। सॉरी दोस्तों, हर 2 साल में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और दोस्तों ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों वर्ष 2016 से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक टीम को यह पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 में दोस्तों यह पुरस्कार कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव यानी CR राव को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश स्थित है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, चीन, अमेरिका, भारत, या फिर रूस। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर रहा है। आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। और अगर पूछा जाए इस सूची में भारत का स्थान क्या रहा था, दोस्तों इस सूची में भारत का 5वां स्थान रहा है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, या फिर फ्रांस। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन दोस्तों अमेरिका और भारतीय सेना के बीच में आयोजित किया गया है। आप लोगों ने इसे ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो भारतीय वायुसेना ने दोस्तों कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन अमेरिका देश के साथ किया है। इसका आयोजन दोस्तों 10 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के कलाई मुंडा में किया गया था। दोस्तों ये आजकल हमारे एग्जाम में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो युद्धाभ्यास हो रहे हैं, युद्धाभ्यासों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपने जरूर इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और ये कोप इंडिया काफ़ी फेमस है दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, शिव नादर, या फिर रतन टाटा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। दोस्तों फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों फोर्ब्स ने 4 अप्रैल 2023 को एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 जारी करी थी। और इस लिस्ट के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को अमीरों की लिस्ट में एशिया में पहला मिला है और दुनिया में 9वां स्थान मिला है। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है।
अब देख लेते हैं दोस्तों कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली, 211 बिलियन डॉलर के साथ दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और सेकंड नंबर पर है दोस्तों एलन मस्क, जिनकी कुल जो संपत्ति है दोस्तों वो 180 बिलियन डॉलर की है। तो दोस्तों ये 1 और 2 नंबर पर स्थित है। जबकि 9वें नंबर पर दोस्तों हमारे भारत के और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है दोस्तों, 83.4 बिलियन डॉलर के साथ। और दोस्तों 24वें नंबर पर गौतम अडानी स्थित है 47.2 बिलियन डॉलर के साथ। तो दोस्तों आपने चारों को ही ध्यान में रखना है, चारों ही हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया था? आपके ऑप्शन है मिजोरम, असम, नागालैंड या फिर सिक्किम। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असम में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किया है। थोड़ी सी डिटेल जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गज उत्सव का जो आयोजन है वह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 7 अप्रैल 2023 को पूरा किया गया है। अब दोस्तों एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते होंगे एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों ये जो उत्सव है, उत्सव भारत में हाथी संरक्षण के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अब दोस्तों 30 वर्ष यानी कि अप्रैल 1992 में दोस्तों जो हाथी परियोजना है वो अप्रैल 1992 में प्रारंभ करी गई थी और इसी के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह गज उत्सव का आयोजन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 7 अप्रैल 2023 को किया गया है। आप लोगों ने इतने तथ्य यहां से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों CNSA ने, इसरो ने, नासा ने या फिर रॉसकोस्मोस ने। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नासा ने दोस्तों चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया है। अब दोस्तों बात आई है नासा की, तो नासा के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। नासा दोस्तों एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना दोस्तों 29 जुलाई 1958 को करी गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों वॉशिंगटन DC में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष बिल नेल्सन हैं। आप लोगों ने इतने तथ्य नासा से भी ध्यान रखने हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। दोस्तों प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब ये दोस्तों 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? दोस्तों इसके पीछे एक जानकारी है, तो क्या जानकारी जरा देख लेते हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। ये दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना भी हुई थी। दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। दोस्तों 7 अप्रैल को WHO की स्थापना होने के कारण ही 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और दोस्तों ये WHO का मुख्यालय कहाँ है? कभी प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में तो आपने ध्यान रखना है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों पुदुचेरी में, अंडमान निकोबार में, दमन दीव व दादरा नागर हवेली में या फिर लक्षद्वीप में। अब दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहीं पर किसी भी चीज़ का अगर उद्घाटन किया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आपने ध्यान में रखना है कि नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दमन दीव व दादरा नागर हवेली में किया गया है। अब दोस्तों दमन दीव व दादरा नागर हवेली के बारे में एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे कि दोस्तों दमन दीव के साथ दादरा नागर हवेली का जो विलय हुआ था ना, पहले दोनों के दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में दोनों के दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। अब दोस्तों इनको जोड़ा कब गया था? तो 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय साथ में कर दिया गया था। तो आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
कर्नाटका दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहा है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब से करी गई थी? दोस्तों ये प्रश्न पूछा सकता है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत करी गई थी वर्ष 2016 से करी गई थी और इस योजना के तहत किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं, रोगों की वजह से खराब होने पर संपूर्ण भुगतान की सुरक्षा दी जाती है। यानी कि दोस्तों कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, यानी कि बाढ़ वगैरह या फिर अत्यधिक जो वर्षा वगैरह है उसकी वजह से अगर कोई फसल खराब हो गई या फिर कोई रोग अगर फसल में लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन किसानों को उनका संपूर्ण भुगतान किया जाएगा। यानी कि जितना भी उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई इस योजना के तहत दोस्तों करी जाएगी, जिस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 से करी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 40वीं रैंकिंग, 42वीं, 43वीं या फिर 50वीं। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 42वीं रही है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में कुल 55 देशों में से भारत की रैंकिंग 42वीं है। दोस्तों कुल 55 देशों में से भारत 42वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग 43वीं थी, यानी कि भारत ने एक रैंक का सुधार तो किया है। अब दोस्तों इस सूचकांक में नंबर 1 देश कौन रहा है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा है, आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है अंजुम प्रिया, श्रेया पूजा, ओजम लुवांग या फिर नंदिनी गुप्ता। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नंदिनी गुप्ता ने दोस्तों 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। थोड़ी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने जीता है और यह राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मिसेज इंडिया 2023 का खिताब, दोस्तों मिस इंडिया नहीं बोला मैंने बोला है मिसेज इंडिया 2023 का खिताब ज्योति अरोड़ा के द्वारा जीता गया है। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है दोस्तों। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता, मिसेज इंडिया 2023 दोस्तों ज्योति अरोड़ा है। आपने दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। बाकी आपको कोई अगर कोई समस्या आ रही है किसी भी चीज़ में तो आप लोग उसे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग बस अपना सहयोग बनाए रखिएगा। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।